हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। चलिए, आज हम लोग बेटा सीखने वाले हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड में तो आ ही जाते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। इससे नीट में भी आए हैं, जेई में भी आए हैं, बीएचयू वगैरह में जो आपके बीएससी के एग्ज़ाम एंट्रेंस के लिए लिए जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आप बेसिकली बीएससी वगैरह के एग्ज़ाम के लिए इसको जो है तैयार कर सकते हैं। तो फेजर डायग्राम बेटा क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और हमें उम्मीद है कि अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो फेजर डायग्राम आपको पक्का आ जाने वाला है और इसका क्वेश्चन आपसे तो होना ही होना है। तो देखा जाए क्या होता है बेटा। फेजर डायग्राम जैसे मान लीजिए अगर हमको एक सर्किट बना के दे दिया, इसमें एक एसी सोर्स लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया और बेटा एसी सोर्स लगाया है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल देगा वो V = V0 sin ओमेगा टी। एसी सोर्स का मतलब एसी आपको इस तरह से सोर्स मिलेगा और ये बेटा रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट यहाँ से निकला I और ये करंट इसमें इंटर किया। अब जो करंट यहाँ पे मिला वो कितना मिलेगा? अगर V = V0 sin ओमेगा टी करंट आया तो इसका पोटेंशियल दिया गया तो करंट क्या हो जाएगा? करंट = होता है बेटा V/R। तो अगर हम R से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा V0 sin ओमेगा टी बाई R और ये वैल्यू हो गई I = V0/R sin ओमेगा टी। V0/R यही क्या है? ये I0 है बेटा। I = I0 sin ओमेगा टी। कुछ बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये V0 या I0 क्या है। तो ये बेटा V0 या I0 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो V0 मैक्सिमम पोटेंशियल, करंट की बात करेंगे तो I0 मैक्सिमम करंट। आप समझ भी सकते हैं बेटा। अगर इसको हम ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करें तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? इस तरह से दिखाएंगे। साइन करंट को अगर I0 sin ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करना तो इस तरह से दिखाएंगे। अब बेटा अगर हम साइन थीटा की बात करें, ओमेगा टी नॉर्मली हम समझ लो साइन ओमेगा टी = साइन थीटा लिख दिए। थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है? ओमेगा टी लिखा हुआ है। थीटा बेटा अगर 90 हो जाए, मतलब ओमेगा टी अगर 90 हो जाए, ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो ये साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा और ये I = I0 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है कि ये साइन थीटा 1 होने पर I क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब बेटा ये I0 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। इसी को मैक्सिमम वैल्यू कहो चाहे पीक वैल्यू कहो। इसी तरह से ये मैक्सिमम पोटेंशियल या पीक पोटेंशियल आप कह सकते हैं। तो ये आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल गई इस सर्किट के लिए। अब बेटा अगर हमसे कोई कहे कि इसका आप फेजर डायग्राम बनाइए, इसका आप फेजर डायग्राम बनाइए, तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? मान लीजिए अगर हमें वोल्टेज के लिए फेजर डायग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम इस तरह से बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। ओके, हम पोटेंशियल के लिए बना रहे हैं बेटा। पोटेंशियल के लिए हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहला काम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे। दूसरा काम बेटा जो यहाँ पे V0 जो ये पीक वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर इस तरह से एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वैल्यू दिखाएगी इस V0 को। इट्स रिप्रेजेंट पीक वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। या करंट होता तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो बेटा ये जो एरो है ये किसको दिखा दिया? पीक वैल्यू को दिखा दिया। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो ये एंगल है ओमेगा टी, इसको हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। कैसा लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। कैसा लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज लेंगे।
अब अगर बेटा इस V0 का प्रोजेक्शन हम लोग देखें x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर x एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन बताओ बेटा, अगर ये थीटा है तो V0 का ये प्रोजेक्शन V0 cos थीटा, थीटा के जगह पे ओमेगा टी, तो ये बेटा V0 cos ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई आपको। और इस पे अगर ये वैल्यू दिखे तो कितना मिलेगा बताओ, ये मिल जाएगा आपको V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, क्या मिल जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। तो ये बेटा आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि फेजर डायग्राम हुआ क्या। तो फेजर डायग्राम बेटा इस तरह से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो वेक्टर क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर होता है। फेजर क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। तो फेजर को हम दूसरा नाम दे सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर, ये बेटा फेजर है। फेजर्स का ही दूसरा नाम एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। तो ये बेटा जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये है फेजर। फेजर ये इसका जो एरो है ये किसको दिखाएगा, पीक वैल्यू को दिखाएगा। जितने एंगल पर होगा वो आपको यहाँ से इसका प्रोजेक्शन दिखाएगा। जितना एंगल मतलब जितनी यहाँ पे एंगल होगा उसको हम एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेंगे। अब इसका जो प्रोजेक्शन x एक्सिस और y एक्सिस पे बेटा मिलेगा, x एक्सिस और y एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस का मतलब बेटा अगर हम टाइम की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते जाएं तो हर एक टाइम पर अलग अलग यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा। तो पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर पोटेंशियल, पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर पोटेंशियल। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर पोटेंशियल जो मिल रहा है दैट इज इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। ठीक बेटा, अगर यही काम हम करंट के लिए करें, यही काम अगर हम करंट के लिए करें तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। करंट वाले में भी आप देखिए I = I0 साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम जो पीक वैल्यू दिख रहा है वो कितना दिख रहा है बेटा, I0। कितना दिख रहा है, I0। कितना एंगल बेटा, ओमेगा टी एंगल। प्रोजेक्शन की बात कर लें तो ये प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, इस पर हो जाएगा बेटा I0 साइन ओमेगा टी, और इस पर कितना प्रोजेक्शन हो जाएगा, I0 cos ओमेगा टी, I0 cos ओमेगा टी। तो ये बेटा जो आपको प्रोजेक्शन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये क्या दिखा रहा है, पीक वैल्यू। ये क्या दिखा रहा है, जितने एंगल पर, जितने फेज पर वो चला है। अच्छा, अब अगर इन दोनों को हमें एक साथ बेटा बनाना हो, एक ही ग्राफ में बनाना हो, नॉर्मली बेटा जहाँ कहीं भी फेजर डायग्राम मिलेगा आपको करंट और पोटेंशियल का एक ही में मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलता। तो ये तो मैं ऐसे आपको जानने के लिए अलग अलग बना दिया, लेकिन अगर करंट और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना तो आप एक ही में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक ही में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका बेटा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये V0 हो गया, V0 हो गया। एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी। कितने एंगल पर घूमा है, ओमेगा टी। और ये हो गया बेटा करंट I0। ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों करंट को मैंने पीछे बनाया, वोल्टेज को मैंने आगे किया, इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट क्या मिलता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब बेटा रेजिस्टेंस का मतलब कुछ लोड यहाँ पे लगा हुआ है, रेजिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू रखोगे अगर इससे डिवाइड करोगे तो करंट तो कम होता जाएगा ना। रेजिस्टेंस बेटा जैसे जैसे बढ़ेगा करंट की वैल्यू कम होगी। रेजिस्टेंस को अगर हम लोग कितना भी कम रखें कुछ तो वैल्यू रखेंगे। भाई बेटा कोई भी दुनिया में कोई भी डिवाइस अगर हम खोजने जाएं जिसमें करंट को यूज करना है तो उस डिवाइस का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ तक कि बेटा जो सेल से हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं अपने डिवाइस को, अगर हम लोग बैटरीज लगा के करंट दे रहे हैं तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ जो है करंट को ले लेता है।
मतलब बिना रेजिस्टेंस के दुनिया का कोई डिवाइस मिल नहीं सकता। और रेजिस्टेंस को ही दूसरा नाम बेटा क्या दिया जाता है, लोड दिया जाता है। रेजिस्टेंस मतलब लोड, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना ज़्यादा लोड उतना कम करंट। लोड बढ़ेगा तो आउटपुट तो भाई आपको कम मिलने वाला है ना। लोड बढ़ा रहे हैं, पंखे में आप देखते हैं जिसको घुमा करके आप कंट्रोल करते हैं, वो क्या है बेटा, वो रेजिस्टेंस ही तो है, रिहास्टेट है। वो रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, पंखे की वैल्यू स्पीड कम हो गई। अब ऐसा थोड़ी हुआ कि घर में करंट आना कम हो गया, आपने लोड बढ़ा दिया ना, लोड बढ़ा दिया। तो बेटा लोड कुछ भी होगा, रेजिस्टेंस कुछ भी होगा, आपको करंट ऑलरेडी वोल्टेज से कम मिलना ही मिलना है। तो करंट थोड़ा मैग्नीट्यूड में कम हो गया, करंट का जो पीक वैल्यू है वो वोल्टेज से कम हो गया, वोल्टेज की पीक वैल्यू करंट से ज़्यादा। अच्छा, दोनों एक ही लाइन पे क्यों, यहाँ देख रहे हैं दोनों बेटा एंगल सेम है, ओमेगा टी एंगल, मतलब जो फेज इनका वही फेज इनका, तो फेज तो दोनों का सेम है, तो फेज डिफरेंस जीरो, मतलब जिस लाइन पे ये जाएंगे उसी लाइन पे ये जाएंगे। तो ये बेटा फेजर डायग्राम हो गया करंट और वोल्टेज का फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो फेजर डायग्राम समझ में आया बेटा। क्या होता है कि हम एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर लेते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। जितना एंगल हमारे फेज में दिखाई दे रहा होगा, जितना फेज दिखाई दे रहा हो उतना एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। जितना इसका पीक वैल्यू होगा उतना हमारे एरो की साइज हो जाएगी। पीक वैल्यू बेटा अगर बढ़ जाए, अगर मान लीजिए हमको V1, V2, V3 इस तरह से वैल्यू दिखा हो और ये बढ़ता जाए, तो हमारा एरो की जो साइज होगी वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, V1, V2, V3। समझ रहे हैं। तो बेटा एरो की साइज पीक वैल्यू को दिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, एरो की साइज पीक वैल्यू को दिखाएगा। एरो का ओरिएंटेशन बेटा, ओरिएंटेशन घुमाव, ये किसको दिखाएगा, फेज को दिखाएगा। ठीक, चलिए एक और करते हैं तो आपको बातें और समझ में आ जाएंगी। अब बेटा अगर मान लीजिए रजिस्टर के जगह पे अगर हम इंडक्टर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इंडक्टर, तब आप बनाइए, तब आप फेजर डायग्राम बनाइए। इंडक्टर ले लिया जाए, रजिस्टर के जगह पे क्या ले लिया जाए, इंडक्टर ले लिया जाए, और सर्किट बेटा हो जाए प्योर इंडक्टिव सर्किट। कैसी सर्किट हो गई, प्योर इंडक्टिव सर्किट हो जाए। अभी तक कैसी थी, प्योर रेजिस्टिव थी, अभी हमने क्या कर दिया, प्योर इंडक्टिव सर्किट बना दिया, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अगर बेटा ये प्योर इंडक्टिव सर्किट बन जाए, इंडक्टिव सर्किट बन जाए, तो उस समय हमको फेजर डायग्राम बनाना है, तो बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। यहाँ पे बेटा इंडक्टर यल हो गया। चलिए अब पोटेंशियल तो बेटा वही रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही है। तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए भैया, और इसमें बेटा अगर करंट जाएगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, EMF जनरेट होगा। EMF मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। तो कितना जनरेट होगा बेटा, यहाँ पे EMF जनरेट हो जाएगा माइनस यल डी आई बाई डी टी, माइनस यल डी आई बाई डी टी। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना यहाँ पोटेंशियल दोगे उतना करंट जाएगा, जितना करंट जाएगा उतना EMF जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो इनके इक्विवेलेंट होगा। तो ये बेटा V इज इक्वल टू हो गया यल डी आई बाई डी टी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर माइनस साइन लग रहा है, भूल रहे हैं। माइनस साइन भूल नहीं रहा हूँ बेटा, हम पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यल डी आई बाई डी टी इसका मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया। अच्छा, ये सब मैं बताया हूँ कहाँ से आया बेटा, फैराडे लॉ से आया, फिर लेंज लॉ लगाया गया, जो ये वैल्यू आई है ये सब मैं आपको सिखाया हूँ। अगर आपको
इसको पढ़ना होगा तो इसके जस्ट पहले के वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये कहाँ से आया? फिलहाल यहाँ बेटा पोटेंशियल के जगह पर अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो यल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यह बेटा हो गया यल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई यल साइन ओमेगा टी। अच्छा, डी आई को यहाँ रहने दिया जाए, डी टी को इधर ले आए तो वी नॉट बाई यल साइन ओमेगा टी डी टी। अब बेटा ये देख रहे हैं स्मॉल करंट है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल करंट मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? एक सेकंड कैमरा चेक कर ले बेटा, चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल करंट मिल जाएगा। टोटल करंट बेटा I इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल। वी नॉट बेटा पीक पोटेंशियल है तो फिक्स है। पीक वैल्यू यार कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। इंडक्टर एक बार लगा दिए तो इंडक्टेंस भी फिक्स हो गया। तो वी नॉट बाई एल बेटा बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन करिए भाई, वी नॉट बाई एल और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी और ये ओमेगा कांस्टेंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। आप याद रखिएगा, वैसे हमको लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को याद भी होगा ये बेटा ओमेगा अगर डिफ्रेंशिएट होता तो आके मल्टीप्लाई हो जाता, इंटीग्रेट कर रहे हो तो डिवाइड हो जाएगा। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो ये हो गया वी नॉट बाई ओमेगा यल और ये माइनस कास ओमेगा टी। अब हमें इनका फेज, इसका और इसका वोल्टेज का, दोनों का फेजर डायग्राम बनाना है तो दोनों का फेज देखना पड़ेगा। अब बेटा जब हमें करंट का इक्वेशन और वोल्टेज का इक्वेशन दोनों मिल चुका है तो हम फेज देखें। यहाँ पे फेज ओमेगा टी, यहाँ पे फेज ओमेगा टी, क्या सेम फेज दिख रहा है? सेम फेज दिख रहा है? कुछ बच्चे कह रहे हैं यस बिल्कुल ओमेगा टी, लेकिन बेटा इनकी बिरादरी चेंज है। अरे यार साइन 90 डिग्री ये है, ये कास 90 डिग्री अगर मान लें, साइन 90 कास 90, तो 90 खाली देख के काम चला लोगे? साइन 90 इक्वल टू कास 90 होता है क्या? बताइए, साइन 90 इक्वल टू कास 90 होता है क्या? अरे यार कास 90 0, साइन 90 1 इक्वल टू 0 कभी कर देंगे तो बवाल मच जाएगा। इसका मतलब बेटा अगर यहाँ पे कास है तो यहाँ भी कास होना चाहिए, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, तभी तो हम फेज का कंपेयर कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं होगा, दोनों सेम नहीं होंगे तो हम फेज को कंपेयर नहीं कर सकते। फेज को कंपेयर नहीं कर सकते यार, ऐसे थोड़ी कंपेयर कर लेंगे। अब क्लास 12th के बच्चे को बैठा दें और क्लास 1st के बच्चे से कंपटीशन करवा दें और 12th वाला जीत जाए तो ये कह दें कि यार तुम तो बहुत बड़ा काम कर लिए। कहाँ से संभव है बेटा? तो इन दोनों को पहले सेम बनाइए तब कंपेयर करिए। अब बेटा कास को साइन बनाना है, कास को साइन बनाना है, कास थीटा। आप बताइए कास थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा आप देखे हैं रिलेशन? देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। अब आप ही बताओ, अगर ये मैं 90 माइनस थीटा को उल्टा कर दूं, साइन थीटा माइनस 90, तो ये तो यार माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस कास थीटा हो जाएगा। सिंपल सा अप्रोच, यही लगा दिया जाए तो ये बेटा करंट इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस का काम खत्म, वी नॉट बाई ओमेगा यल, वी नॉट बाई ओमेगा यल, और ये हो गया साइन थीटा के जगह पे बेटा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब हम दोनों को देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर भी साइन वहाँ पर भी साइन। अब हम फेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम फेज को कंपेयर करने गए तो इनका ओमेगा टी और इनका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2,
इनका ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब बेटा अगर ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है और वो ओमेगा टी है, तो माइनस पाई बाई टू का मतलब ये पाई बाई टू पीछे चले गए ना। बताइए भाई। अरे यार माइक पे ध्यान न दो, ये तो गिरता पड़ता रहता है ना। हम भी गिरते पड़ते रहते हैं, गिर पड़ करके आपको पढ़ा दें, चाहे जैसे पढ़ा दें, बस पढ़ा दें यार, आपको समझ में बातें आ जाए बस। ठीक है, चलिए माइक पे गिरने में ध्यान मत दीजिए, यहाँ दीजिए ध्यान। जिंदगी में क्या क्या होता रहता है, क्या क्या गिरता रहता है। तो यहाँ पर हमने कहा बेटा यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। अब यहाँ पे भैया ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सीधी सी बात है, ये पाई बाई टू का मतलब ये पीछे हो गए। करंट बेटा पीछे हो गया, वोल्टेज आगे हो गया। करंट पीछे हो गया, वोल्टेज आगे हो गया। अब अगर हम अपने डायग्राम पे चले जाएं थोड़ा सा पीछे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वोल्टेज के लिए हमने क्या बनाया था, वी नॉट। एंगल कितना बनाया था, ओमेगा टी। अभी हमको क्या करना है, इससे 90 डिग्री पीछे आना है और क्या बना देना है, करंट बना देना है। इससे 90 डिग्री पीछे आना है और क्या बना देना है, करंट बना देना है। लो भैया, इससे 90 डिग्री मैंने पीछे लिया और करंट बना दिया। ये बन गया फेजर डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। फेजर डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, फेजर डायग्राम ऑफ शुद्ध देसी घी, ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। शुद्ध देसी घी कहाँ घुसा दिया यार, ऐसे ही बस थोड़ा मस्ती मजाक चलते रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग ना सो जाते हैं। सो मत यार, पढ़ाई करना है। तो कुल मिला जुला के कहानी ये समझ में आई कि वोल्टेज से करंट पीछे रह गया, वोल्टेज से करंट पीछे रह गया, वोल्टेज से करंट पीछे रह गया, 90 डिग्री पीछे इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से पीछे रह गया, कितना, 90 डिग्री। अब अगर पीछे रहना आपको न पसंद आए, पीछे पढ़ना न पसंद आए, नहीं पीछे तो पढ़ोगे तुम लोग, पसंद कैसे नहीं आए, उसी में तो मन लगता है। तो अगर पीछे पढ़ना न समझ में आए, आगे की बात कर लो ना। तो आगे की बात करो तो ये कह दो कि वोल्टेज आगे निकल गया करंट से, कितना आगे निकल गया, 90 डिग्री। इसी को बेटा आप अच्छे लैंग्वेज में जब बोलोगे तो कहोगे पोटेंशियल लीड बाई करंट, लीड बाई करंट, लीड बाई करंट बाई 90 डिग्री। पोटेंशियल लीड बाई करंट, पोटेंशियल करंट से आगे निकल गया बाई 90 डिग्री। किसमें, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। और करंट की बात करोगे, पीछे की बात करोगे तो कहोगे करंट क्या करें, लैग बिहाइंड पोटेंशियल बाई 90 डिग्री। अरे यार वो पीछे पड़े हैं, हम आगे जा रहे हैं, वो पीछे पड़े हैं, मैं आगे जा रहा हूँ, वो पीछे पड़े हैं, मैं आगे जा रही हूँ। ठीक, ये ज़्यादा समझ में आया। चलिए, तो पीछे पड़िए मत, अभी आप सिर्फ फिजिक्स के पीछे पड़िए जिससे आपका कल्याण हो जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे पहला काम पोटेंशियल देखिए, फिर करंट अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो उसको दिखाइए। हमें तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, पोटेंशियल इसमें आप जब मतलब मिला उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया करंट में। फिर भैया जब दोनों सेम सर्किल में आ गए, दोनों सेम लाइन में आ गए, दोनों साइन में आ गए, एक साइन एक कास था तो काम नहीं बना, कास को साइन में बना लिया और दोनों साइन हो गए तो काम बन गया। तो ये कहानी हो गई प्योर इंडक्टिव सर्किट की। एक एग्जांपल और ले लिया जाए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको तीनों को मिक्स करके बता देंगे। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट अगर आ जाए तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना,
कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग बता नहीं पाते हैं। यहाँ पे बेटा V बाई आर यहाँ आ जाता है, I इज इक्वल टू V बाई आर। अगर ये ना हो तो ये तो करंट हो ही नहीं सकता। या तो हम और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करें तो ये बेटा V नॉट बाई ओमेगा एल को अगर हम लिखें तो ये लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ जैसे मैंने आई नॉट लिखा, आई नॉट का मतलब V नॉट बाई ओमेगा एल लिखा हुआ है, तो ये बेटा ओमेगा एल है क्या वास्तव में? ओमेगा एल किसका काम कर रहा है? अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये आर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? आर का, रेजिस्टेंस का। तो ये रेजिस्टेंस के जगह पर ओमेगा एल आया है। ओमेगा को और अच्छे से लिख दे तो ये बेटा 2 पाई एन एल, एन मतलब फ्रीक्वेंसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये रेजिस्टेंस जो आ रहा है बेटा, इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं? इसका नाम हम लोग लिखते हैं यक्स यल। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको कहीं कहीं जाइयल बोलते हैं, जाइयल। तो जाइयल बोलो चाहे एक्सियल बोलो, ये होता कितना है? 2 पाई एन एल। और ये बेटा इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस, या सिंपल कह सकते हैं इंडक्टर का ये रेजिस्टेंस है। ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस। अच्छा, अब आप बताइए, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, ये जो सोर्स लगाए हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो ये रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ बेटा अगर करंट की फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी बढ़ा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, इसमें जाने वाला करंट बढ़ जाए तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। काहे से कि आपको ये पता है यार कि यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। क्या पैदा होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? अरे हम रोकेंगे किसको? जिससे हम पैदा हो रहे हैं, इनके अंदर जब करंट जाना चालू होगा ना, ये रोकना चालू कर देंगे। मतलब बेटा कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जाएगी उतना इनका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। रोकने वाला प्रोग्राम इनका उतना स्ट्रांग होता जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रिपीट। अगर बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, किसकी? सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वो क्या करेगा? वो करंट का अपोज करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम होता है, और आपको मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। अगर आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर के वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इंडक्टर के जगह पर कैपेसिटर आ जाए, क्या आ जाए? कैपेसिटर आ जाए। चलिए भैया कैपेसिटर लगाते हैं बेटा। जब कैपेसिटर लगाओगे तो क्या कहानी होगी, थोड़ा बताओ। कैपेसिटर लगाइए भाई, कैपेसिटर लगा दिए। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो यहाँ पे क्या काम कर दिए? इंडक्टर को गायब कर दिए, जादू कर दिए, और कैपेसिटर को ले आके लगा दिए, कैपेसिटर सी। अब भैया जब कैपेसिटर लगाएंगे, पोटेंशियल यहाँ पे देंगे सोर्स का, और ये क्या करेंगे भैया? ये कहेंगे लो भैया करंट। अब इनके अंदर करंट जाएगा,
आपको पता है पोटेंशियल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब भैया यहाँ पे कैपेसिटर को में जो करंट वेरेंट आता है उसको हम लोग किस में देखते हैं, चार्ज की बात करते हैं, मतलब कैपेसिटर के अंदर करंट आ रहा है, ठीक है, आने दीजिए। लेकिन ये जो भी बात करना चाहेगा ना, ये कहेगा यार चार्ज के रूप में बात करिए, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है वो बात की बात है, बताइए पहले रुपया कितना मिलना है, तो इनके लिए रुपया है इनका चार्ज, तो ये क्या करेंगे, चार्ज के टर्म में बात करेंगे। तो Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू होता है CV। तो यहाँ से अगर हम करंट की बात करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए बताइए बताइए, करंट, तो हमें dQ बाई dt इज इक्वल टू मुझे क्या करना होगा, Q बाई C, हाँ, तो पहले हम V इक्वल टू लिखते हैं, V इक्वल टू यहाँ से लिखें V इक्वल टू तो Q बाई C, चलिए भाई V इक्वल टू Q बाई C। अब Q बाई C को यहाँ रख देते हैं, तो Q बाई C इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा। अब भैया Q इज इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी। Q हमारे सामने, हमको करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, करंट है, सॉरी करंट तो चाहिए यार, चार्ज है, अब चार्ज है करंट चाहिए, क्या करना पड़ेगा, तो चार्ज को यार टाइम के साथ चेंज करो ना, और क्या करोगे, dQ बाई dt, तो ये भैया हो गया dt ऑफ दिस वैल्यू। हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ आग लग गई, dt Q बाई C इज इक्वल टू dt V नॉट, ठीक है, कोनो बात नहीं। वैसे C को अगर इधर ले के चले जाए तो हमें लग रहा है कि हमारा थोड़ा काम और अच्छा हो जाएगा। Q इज इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके बाद करो ना dQ बाई dt हो जाएगा ये सिंपल, और ये क्या हो जाएगा dt ऑफ दिस वैल्यू। चलिए भैया, तो अब dQ बाई dt सिंपली क्या आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू CV नॉट, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, CV नॉट बाहर निकल गया, dt ऑफ साइन ओमेगा टी, dt ऑफ साइन ओमेगा टी, dt ऑफ साइन ओमेगा टी। अब CV नॉट साइन ओमेगा टी डिफ्रेंसिएशन करोगे कास ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर निकल जाएगा, कास ओमेगा टी। अब भैया ये मिल गया C ओमेगा V नॉट कास ओमेगा टी। अच्छा ये आया I इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई C ओमेगा, और ये कास ओमेगा टी, ये हो गया I इज इक्वल टू I नॉट कास ओमेगा टी। तो यार चलो हमने काफ़ी काम कर लिया, I नॉट के जगह पे हमको क्या मिल गया, V नॉट बाई 1 बाई C ओमेगा। यहाँ से जो रेजिस्टेंस के जगह पे आया वो रेजिस्टेंस के जगह पे आया 1 बाई C ओमेगा। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है इसी को हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और ये बेटा R इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एन सी भी लिखा मिल जाएगा, 2 पाई एन सी। तो ये सब तो बातें हो गई, लेकिन क्या मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूं, बताइए भाई, कंपेयर कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि ये साइन है और ये कास है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको साइन बनाना पड़ेगा।
साइन के लिए क्या करना होगा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा। और इसको अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो आई इज इक्वल टू बेटा मिल जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आपको जो ये रिलेशन मिला इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ अगर ओमेगा टी है तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इंडक्टर में करंट पीछे चला गया था और अभी कैपेसिटर में मेहनत कर लिया करंट और कहाँ चला आया, आगे चला आया। तो बेटा आपका फेजर डायग्राम क्या बन गया, फेजर डायग्राम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर ये वी नॉट, ये कौन नॉट, वी नॉट कितने एंगल पर, ओमेगा टी एंगल पर, तो आपका जो करंट है वो कहाँ आ गया, करंट आई नॉट कहाँ आ गया, 90 डिग्री आगे आ गया ना भैया, 90 डिग्री आगे आ गया। तो यहाँ पर करंट लीड बाई पोटेंशियल, करंट लीड बाई पोटेंशियल बाई 90 डिग्री। यहाँ पर करंट आगे चला जाएगा 90 डिग्री और इंडक्टर में करंट पीछे चला जाएगा 90 डिग्री, रजिस्टर में करंट पोटेंशियल वाले लाइन पर ही होगा। और हमको उम्मीद है कि इन तीनों बातों को देखने के बाद फेजर डायग्राम आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक बात यहाँ पे छोटा सा बता दें, ये देख के समझ में आ रहा है बेटा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी सोर्स का बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को 0 कर दें तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब भैया अगर हम फ्रीक्वेंसी 0 कर दें, मतलब एसी सोर्स के बजाय अगर डीसी सोर्स लगा दें, तो डीसी सोर्स की क्या कोई फ्रीक्वेंसी होती है, नहीं, ये तो कांस्टेंट है। अगर डीसी सोर्स लगा देंगे फ्रीक्वेंसी 0, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए कैपेसिटर को बैटरी के साथ किसी काम का नहीं होता है, कैपेसिटर को डीसी सप्लाई में हम लोग नहीं यूज करते हैं। कैपेसिटर ऑलवेज यूज इन एसी सोर्स, ऑलवेज यूज बाय विथ एसी सोर्स। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखा। इंडक्टर में क्या होगा, कैपेसिटर में क्या होगा। कैपेसिटर का बेटा ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम फेजर डायग्राम में पूरी तरह से सारी चीज़ों को सीख चुके हैं। फेजर डायग्राम में बेटा जो एरो होता है वो पीक वैल्यू को दिखाता है, जो एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो फेज को दिखाता है। तो इस तरह से फेजर डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।